हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 5 कोमपल भाग 3 पाठ 12 कविता का कमाल। ये एक कहानी है। ये कहानी को हम पढ़ेंगे और कहानी को समझेंगे। बहुत पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। यानी बहुत पुरानी बात है। एक मदन नाम का लड़का अपनी विधवा माँ यानी कि उनके पिताजी की देहांत हो गई थी। माँ बेटा बहुत गरीब थे और उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। यानी कि माँ बेटा जो थे वे बहुत गरीब थे। उनके बाहरी आय यानी कि कमाने वाले कोई नहीं थे। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। इसके बावजूद जो मदन था बेटा, वे कुछ भी नहीं सोचता था। वे दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। एक दिन तंग आकर उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बैठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमाकर ला। जब वे मदन दिन भर खेल कूद करते रहता था तो उसकी माँ तंग आकर बोली कि अब मैं तुझे बैठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमाकर ला। मदन घर से निकल पड़ा। जब उसकी माँ ने इतना बोला तो वे मदन बेटा यानी कि घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था। यानी बहुत ज़्यादा चिंता किया हुआ था कि क्या करें। यानी सोच रहा था कि अब हम क्या करें, कैसे कमाएं पैसे। अचानक यानी कि एकाएक उसे डुगडुगी पीटने की आवाज़ सुनाई दी। क्या? यानी कि अचानक उसे डुगडुगी पीटने की आवाज़ सुनाई दी, जो कि ये चित्र में आप देख भी सकते हैं। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। यानी डुगडुगी पीटने वाले बोला गांव वालों को कि सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 आसरफियाँ इनाम में मिलेगी। आसरफियाँ यानी कि सोने चांदी की सिक्के मिलेंगे। मदन चौकाना हो गया, यानी कि वे चौक गया। 100 आसरफियाँ यानी कि सोने चांदी का सिक्का, यह तो बना बनाया मौका था। यानी मदन ने फिर सोचा कि यह तो हमारे लिए बना बनाया मौका है। मदन राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची ना थी, क्या सुनाएगा। फिर जो मदन था वे राज दरबार की ओर चला जा रहा था तो वे मन ही मन सोच रहा था कि मैंने कभी कविता तो रचा नहीं, या हमने कभी सीखा नहीं, या हमने कभी सुनाया भी नहीं, तो क्या सुनाऊंगा वहाँ पहुँचकर। लेकिन वह मस्त स्वभाव का था। यानी कि वे ज़्यादा चिंता करने वाले बच्चे नहीं थे, वे अपना मस्त स्वभाव का था। इसीलिए अपनी गर्दन झटकाते हुए यानी कि इधर उधर हुए उसने सोचा कि रास्ते में कुछ ना कुछ सूझ ही जाएगा। यानी कि गर्दन को हिलाते हुए इधर उधर करते हुए उसने सोचने लगा मदन कि रास्ते में कुछ ना कुछ हमें समझ में आ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुंचा तो एक कुत्ता दिखाई दिया। यानी कि राजमहल के रास्ते में थोड़ी ही दूर पहुंचा तो उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ते पंजे से जमीन खोदने में लगा था। यानी कि कुत्ते अपने पंजे के द्वारा जमीन को खोदने में लगा हुआ था। मदन ने सोचा कि क्यों ना भी अपनी कविता शुरू की जाए। यानी कि कुत्ता को जब अपने पंजे से जमीन खोदने लगा तो यह देखकर मदन ने सोचा कि क्यों ना भी मैं अपनी कविता शुरू कर दूं।
बोला, खुदुर खुदुर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए चलता गया। वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक भैंस पानी पी रही थी। फिर रास्ते में कुछ दूर पर जब गया तो वह देखा कि एक तालाब के पास एक भैंस पानी पी रही थी। मदन बोल पड़ा, सुरुर सुरुर का पीवत है। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ा। यानी कि भैंस जो पानी पी रही थी तालाब में, वे देखकर मदन क्या बोला, सुरुर सुरुर का पीवत है, और मुस्कुराते हुए यानी कि थोड़ा बहुत हंसता हुआ आगे राजमहल की ओर चल दिया। इतने में एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। वह पत्तियों के बीच से सिर निकालकर इधर उधर झांक रही थी। देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झाक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते हुआ चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई। हम जानत का ढूंढत है। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगा, यानी कि मन ही मन खुश होने लगा। मदन कितने आराम से वह कविता रचता चला जा रहा था। तभी सर की आवाज़ सुनाई पड़ी। मदन ने चौंककर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा था। उसने फटाफट लाठी उठाई और वहीं पर सांप का काम तमाम कर दिया, यानी कि सांप को मार दिया। साथ साथ आगे की पंक्ति भी तैयार कर ले। सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है। अब सिर्फ एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर मदन निश्चिंत यानी कि कोई चिंता था, यानी कि निश्चिंत था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। पास में खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? क्यों नहीं, क्यों नहीं, उस आदमी ने उत्तर दिया। यानी मदन ने पूछा कि भैया आपको राजमहल की रास्ता मालूम है? तो ये जो रास्ते यानी कि दरबार पे खड़ा था, वो बोला क्यों नहीं, क्यों नहीं, उत्तर दिया, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा। मदन ने सोचा कि जरूर यह राजमहल का ही कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा, आप कौन हैं साहब? यानी कि मदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हैं साहब? उत्तर मिला, धन्नो सा भाई भन्नो सा। यानी कि वे जो व्यक्ति क्या बोला कि क्या नाम है? धन्नो सा भाई भन्नो सा। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली चौंधी, यानी कि अचानक समझ में आई कि धन्नु भाई भाई भन्नु सा, यानी कि धन्नु सा भाई भन्नु सा। क्या बढ़िया शब्द थे। यानी कि ये फिर सोचने लगा मदन कि ये क्या अच्छा शब्द है। उसने उन्हीं शब्दों से अपनी कविता की अंतिम पंक्ति बना डाली। यानी कि एक पंक्ति जो छूट रहा था, ये कविता में धन्नु सा भाई भन्नु सा कविता को अंतिम पंक्ति में बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा, यानी कि वे खुश होकर राजा की दरबार में पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर दोहराई। यानी कि जब अंदर राज दरबार में घुसने से पहले मदन जो था वे कविता को फिर से यानी कि शुरू से दोहराने लगा। फिर दोहराई कि खुदुर खुदुर का खोदत है,
सुरुर सुरुर का पीबत है, तांक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है, धनु सा भाई भन्नु सा। राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था, यानी कि राजमहल में कवि सम्मेलन जो था आयोजन वे शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे, जो कि ये चित्र में भी आप देख सकते हैं। ये राजा हैं और ये किनारे में जो भी है ये कवि अपनी अपनी कविता को खड़ा होकर सुना रहे हैं। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनाने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या अर्थ था इस विचित्र कविता का, पर किसी ने भी यह नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आई थी। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। जब मदन ने ये कविता सुनाया तो सभी जो लोग बैठे हुए थे राज दरबार में, सभी व्यक्ति एक दूसरे को मुंह देखने लगे और वे सभी लोग सोचने लगे ये क्या विचित्र कविता सुनाया है ये बालक, जो कि किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं थे कि उसका अर्थ यानी कि समझे। जो सभी लोग क्या थे, मूर्ख नहीं बनना चाहते थे कि हमें ये कविता समझ में नहीं आया। सभी लोग चुप रहे थे, इन्हें चुप थे। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। मदन की कविता उनको सता रही थी। हिज्जे पर खड़े होकर वे कविता यानी कि छज्जे पर, यानी कि छज्जे जो होता है राज दरबार में था राजमहल में, वे छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे, यानी कि 2 बार 3 बार गाने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह पहेली को बुझ पाएंगे, यानी कि इसे जब हम दोहराते रहेंगे गाते रहेंगे तो फिर हमारी दिमाग में आएगी तो हम ये कविता को समझ पाएंगे। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सोंध लगा रहे थे। उनमें से यानी कि राजा के खजाने में सोंध लगाने का अर्थ हुआ उनकी दीवारों को खोदकर यानी छेद करके उसके अंदर जाकर खजाने को निकालने के लिए जा रहे थे। एक चोर वही धनु सा था जिससे मदन ने राजमहल की रास्ता पूछा था, वही चोर था। क्या धनु सा था। उसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे कि खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो चौंक कर रुक गए। क्या किसी ने देख लिया था उन्हें। डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। यानी कि जब राजा साहब ने अपने छज्जे पर यानी कि राज दरबार में कविता को दोहरा रहे थे, यानी कि गा रहे थे कि खुदुर खुदुर का खोदत है, इतना में चोर सुनकर चौंक गया और चोर को गले सूखने लगा। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए पानी लाए थे, यानी कि उसे खोदने के लिए जमीन को पानी डालने के लिए पानी लाए थे। धनु सा ने उठकर एक आधा घूंट निगला, यानी कि उसमें पानी में से वे आधा घूंट पानी चोर ने निगला। तभी राजा साहब बोले, सुरुर सुरुर का पीवत है। चोरों को काटे तो खून नहीं। सहमाकर इधर उधर झांकने लगे कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है। जब कविता यानी कि राजा साहब के मुंह से इतना सुना कि सुरुर सुरुर का पीवत है तो चोरों को लगने लगा कि हमें कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है। राजा ने फिर कहा, तांक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भागा जाए। वे दावे पाँव बाहर सरकने लगे, यानी कि पाँव को जो पैर को धीरे धीरे करके रखकर
भागने की कोशिश करने लगे, पर राजा की आवाज़ आई, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं। फिर राजा साहब ने ये कविता बोला कि सरक सरक कहाँ भागत है, तो चोर ने समझा कि अब हमें राजा साहब ने क्या क्या देख लिया है, हमसे ना बच सकत है धनुषा भाई भन्नुषा। धनुषा की तो सांस ही रुक गई। यानी धनुषा जो चोर था, ये जब राजा साहब ने बोले कि धनुषा भाई भन्नुषा, इतना सुनकर कविता को चोर की सांसें रुक गई। उसने सोचा अब कोई चारा नहीं है, बस राजा साहब से दया की भीख मांगा, यानी कि मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब भूलकर भी ऐसा काम नहीं करूँगा, वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं, आपका खजाना सही सलामत है। राजा साहब धक्के बक्के रह गए, यानी धक्के बक्के रह गए, यानी कि हैरान आश्चर्यचकित होकर रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना लुटते लुटते बचा था। मदन को बुलवाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। यानी कि चोरों क्या था, कविता की कमाल से चोरों को लगने लगा कि राजा साहब हमारी चोरी को देख भी रहे हैं और पकड़ भी ले सकते हैं। वे डर के मारे क्या हुए, सिपाही जितने भी चोर थे वे राजा साहब के पैरों के पास आकर गिड़गिड़ाने लगी, यानी कि क्या क्या माफ़ी मांगने लगा सभी चोरों ने राजा साहब से। इतने में फिर क्या किया, मदन को बुलवाया और राजा साहब ने मदन को शाबाशी देकर यह कहने लगा कि आज हमारी कविता से, यानी तुम्हारी कविता से हमारी खजाना लुटते लुटते बच गया। मदन को सोने चांदी से माला माल कर दिया। यानी माला माल कर देने का अर्थ हुआ कि काफ़ी धन देना दिया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब उसके पास अपने और अपनी माँ के रहने के लिए काफ़ी धन था। यानी कि ये क्या क्या मदन ने एक कविता गाया जिससे उसकी बहुत सारा धन, यानी कि माला माल कर दिया राजा ने, जिससे क्या क्या उसने अपनी खुशी खुशी अपने गांव लौटकर अपने और अपनी माँ के साथ काफ़ी धन हो गया, जिससे राजा ने दिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें विपरीत समय, यानी कि खराब समय में हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। हमें शांतिपूर्वक अपने दिमाग समझ-बूझ के साथ कोई काम करने से हमें सफलता ज़रूर मिलती है। ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अगला वीडियो इसकी आएगी प्रश्न उत्तर का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।